हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है फंक्शन इन सी। इसका फर्स्ट पार्ट हम लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। उसी सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फंक्शंस का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फंक्शंस क्या होता है और फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फंक्शन को हमने देखा था एक कुछ काम को किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो पीस ऑफ कोड होता है फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन दो टाइप के पढ़े थे हमने, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब जब सी लैंग्वेज जिसने बनाई थी उसी ने उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया था, हम तो सिर्फ उनको कॉल कर रहे हैं। और मतलब हमने उसको नहीं बनाया है, प्रोग्रामर ने बना के सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में उसको रखा हुआ है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो थे जो हम खुद बनाते हैं, मतलब हम यूज़र हैं और हम बना रहे हैं, वो फंक्शंस यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था ऐड फंक्शन बनाया था। और फंक्शंस के कुछ टेक्निकल टर्म्स की हमने बात की थी। उसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन। तो एक जो हमारा प्रोग्राम है या आपका वो फंक्शन है, उसको फंक्शन बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में 2 नंबर को ऐड करने का, फंक्शन के थ्रू 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया था। उसी प्रोग्राम को आज हम देखते हैं कि इस दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन को टास्क परफॉर्म करता है तो टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको एक डेटा की ज़रूरत पड़ती है और वो डेटा हम फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो प्रोवाइड कैसे करते हैं, और तो उसके जो फंक्शन बनाया है उसके ब्रैकेट में कुछ हम लिख दें तो वो डेटा उस फंक्शन को प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन जो लास्ट लेक्चर में जो हमने ऐड करने का प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने लिखा था वॉइड ऐड और इस ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा था। तो एक वो तरीका था, उसमें हमने क्या किया था, यूज़र के थ्रू यूज़र से हमने स्कैनएफ और प्रिंट एफ के थ्रू डेटा लिया था। लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि वो डेटा हम यूज़र के थ्रू प्रिंट एफ और स्कैनएफ से ना लें और जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तभी वो डेटा पास हो जाए, मतलब जो 2 नंबर को हमें ऐड करना है, कौन से 2 नंबर को हमें ऐड करना है, वो जब हम फंक्शन कॉल करें उसी टाइम उसको हम बता दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके ये पैरेंथेसिस हैं उसके अंदर लिखना पड़ता है। तो हमने उस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये फंक्शन की अभी मैंने बताया 3 चीज़ें होती हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। डिक्लेरेशन मैंने बताया था कि डिक्लेरेशन कंपाइलर के लिए होता है। जैसे अगर कोई वेरिएबल भी यूज़ में लेते हैं तो भी उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि कंपाइलर को बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल को हम यूज़ में लेने वाले हैं। तो ऐसे ही फंक्शन भी जब हम खुद बना रहे हैं तो उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये फंक्शन किस टाइप का है, उसका नाम क्या है, वो किस टाइप की वैल्यूज़ लेगा, ये हमें डिक्लेरेशन में बताना पड़ता है। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है ऐड, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मतलब वॉइड मतलब खाली, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और वो 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू आपसे लेगा। तो ये उसका रिटर्न टाइप है, फिर उसका नाम और वो किस टाइप की वैल्यू लेगा ये हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में बताया। और अब फंक्शन डेफिनेशन में क्या करते हैं कि उस फंक्शन को एक्चुअली में करना क्या है वो हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ले देते हैं। और कॉल, जब हमें उस फंक्शन की ज़रूरत पड़े तब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कॉल करने का तरीका ये था कि डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख दो और जो यहाँ पे लिखा था वेरिएबल लिखे थे इंटीजर टाइप के, जो 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं वो वेरिएबल आप उनके नाम यहाँ लिख दो। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ऐड करने का। तो इसमें क्या हुआ, अब आप चाहते हो कि मेन फंक्शन के अंदर सारा काम हो रहा है। मेन फंक्शन के अंदर आपने 2 वेरिएबल बनाए हैं, इंट एक्स और वाई, और इनका सम आप करना चाहते हो। लेकिन अगर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं जो है इंट एक्स और वाई, उसको सिर्फ मेन फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है। उस फंक्शन के बाहर दूसरा फंक्शन उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैं तो अभी ये चाह रही हूँ कि जो x और y है उसके अंदर जो डेटा है उसको कौन ऐड करे, ऐड नाम का फंक्शन ऐड करे। लेकिन ऐड नाम का फंक्शन तो x और y जो वेरिएबल है उनको एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए तो हमारा काम कैसे होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये ऐड फंक्शन x और y को तो एक्सेस नहीं कर सकता,
मुझे x और y से मतलब नहीं है, वो तो वेरिएबल है, मुझे तो x और y के अंदर क्या डेटा है, क्या वैल्यू है, उससे मतलब है। तो मैं चाहती हूँ वो वैल्यू मैं एक्सेस कर सकूँ, तो उसका तरीका है, तो जब आप ऐसे लिखते हो ऐड x और y, ये फंक्शन कॉल होता है। कॉल होने पे हम क्या करते हैं, हमारा कंट्रोल कहाँ जाता है, जिसको कॉल किया है। जैसे मैंने किसी को कॉल किया, नाम बोला, तो मतलब रिप्लाई कौन करेगा, जिसका नाम लिया वो रिप्लाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड, तो ऐड को कॉल करते हैं, ऐड के पास चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा एक्स और वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो वैल्यू पास हो जाएगी, चली जाएगी जो हमारे दो वेरिएबल हैं ए और बी के अंदर। ए के अंदर वैल्यू जाएगी जो एक्स के अंदर वैल्यू है, और जो बी के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, जो वाई के अंदर वैल्यू है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और बाय वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू पास हो रही है ए और बी के अंदर। तो यहाँ पे ये ए और बी हैं, ये एक्स वाई वाले वेरिएबल नहीं है, ये अलग वेरिएबल है। तो मान लीजिए मैंने जब यूजर स्कैन ऐप से वैल्यू ली थी, तो वो वैल्यू क्या हुई, एक्स के अंदर वैल्यू आ गई 10 और वाई के अंदर वैल्यू डाली थी 20। तो अब एक जो एक्स की वैल्यू थी वो कहाँ चली गई है, ए में। तो एक्स की वैल्यू पास हो गई है ए में और वाई की वैल्यू पास हो गई है बी में। तो अब ए में आ गया है 10 और बी में आ गया है 20। ये आपका इसके अंदर आ गया है। फिर क्या होगा, अब इसमें वैल्यू आ गई, अब आप इनको दो नंबर को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में उसको कहीं स्टोर करवाना पड़ता है। तो आपने क्या किया, इसके अंदर एक और वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया, वो सी है, वो इंटीजर टाइप का किया है। क्यों? क्योंकि दो इंटीजर नंबर को ऐड करते हैं तो वैल्यू इंटीजर ही होती है। तो इस टाइप से आपने उसको सी में ए और बी की वैल्यू डाल दी, और सी की वैल्यू को ए दो ऐड किया और उसको सी में डाल दिया, और सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। और जैसे ही आपका काम हुआ, आप वापस फंक्शन की जो कंट्रोल था उसके पास चले गए, मतलब ऐड फंक्शन का काम हो गया। फिर आपका गेट सेच हो गया और रिटर्न 0 पे आप चले गए, आपका काम हो गया। अब आप यहाँ हम शुरू से जब सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाते आए हैं, तो यहाँ मेन के आगे देखो मैंने कुछ नहीं लिखा। जो क्या होता है सी लैंग्वेज में, अगर मैं यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर मान के चलता है, और अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है तो कुछ ना कुछ वैल्यू वो रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पे मुझे रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि यहाँ पे वैल्यू रिटर्न 0 ना लिखे, तो मैं यहाँ लिखूँगी वॉइड, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, तो मैं रिटर्न वाला स्टेटमेंट यहाँ से हटा सकती हूँ। ये मैंने रिटर्न वाला स्टेटमेंट यहाँ से हटा दिया है। तो ये आपका हो गया, प्रोग्राम बन गया। अब इसको एक बार हम कंपाइल करके देख लेते हैं। कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। फंक्शन शुड रिटर्न है वैल्यू, सॉरी, जब आपने वोइड में लगाया है तो वोइड और मेन के बीच में स्पेस नहीं दिए। अब आपका प्रोग्राम हो गया। इसमें आप दो वैल्यू एंटर करवा दो, 10 मैंने मान लो करवा दिया 20, तो ये आपका आंसर आ गया 30। तो इस टाइप से आपका ये प्रोग्राम बन गया। अब इसी प्रोग्राम को एक और तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो है यहाँ पे सी की वैल्यू भी यहाँ डिस्प्ले ना हो, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया था, जो सम आए वो उसी के पास चला जाए। तो क्या हो, मैं यहाँ पे ये लाइन ना लिखूँ, सिर्फ रिटर्न कर दो वैल्यू। तो आपको यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा। रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आप लिखोगे इंट, और ऊपर भी जब डिक्लेयर किया है तब भी करना पड़ेगा इंट, और यहाँ पे भी आपको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा सी, क्योंकि हम वैल्यू रिटर्न करेंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने सी, और कुछ वैल्यू जब वो रिटर्न करेगा तो कैच करने के लिए सामने कोई वेरिएबल होना चाहिए, तो इंटीजर टाइप का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सी। और यहाँ पे जो लाइन है प्रिंट एफ वाली, वो लाइन यहाँ आ जाएगी। प्रिंट एफ आपने लिखा यहाँ पे सम, और आपने डिस्प्ले करवा दिया उसकी वैल्यू।
परसेंट बी कॉमा सी में है वो वैल्यू। यहाँ पे आपका काम हो गया, यहाँ से आप ये लाइन हटा सकते हो। पर जब रिटर्न इंटीजर मेंशन किया है तो आपको इसका रिटर्न लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे RETU रिटर्न सी। अभी सी की वैल्यू क्या करेगा, सी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो अब इसको बार करके देख लेते हैं। रिटर्न सी के बाद में हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, हो गया 2 नंबर। जैसे मैंने किया 10 और 20, तो आंसर आ गया 30। तो एक ही प्रोग्राम को आप फंक्शन के थ्रू भी अलग अलग तरीके से बना सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।